नमस्कार मित्रों, मैं प्रभाष कुमार सिंह आप लोगों के सामने पुनः उपस्थित हूँ। मैं आज आप लोगों को सबसे पहले आदर्श ईंधन के गुण क्या है वो बताने जा रहा हूँ। देखिए, आदर्श ईंधन में निम्नलिखित विशेषताएं जरूर पाई जानी चाहिए। पहला, सस्ता हो। दूसरा, सुलभ हो। तीसरा, परिवहन में आसान हो। चौथा, उसका ऊष्मीय मान उच्च और ज्वलन ताप मध्यम हो। पांचवा, जलने के पश्चात किसी भी जहरीली गैस की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए। जिस ईंधन में ये पांच, मैंने कितने बताया आपको, 5 लक्षण पाए जाते हों, उस ईंधन को हम आदर्श ईंधन के तौर पर मान सकते हैं। अब हम आप लोगों के सामने उपस्थित हैं सौर ऊर्जा के बारे में बताने के लिए। सौर ऊर्जा क्या है? देखिए, पूरा जो हमारा सौर सेल बना होता है ना, वो फोटोवोल्टाइक सेल से बना होता है। और सौर पैनल क्या है? तो सौर सेल के समूह को ही सौर पैनल कहते हैं। सौर सेल से विद्युत की मात्रा इतनी कम होती है कि वह बैटरी का आवेशन नहीं कर सकता है। इसीलिए सौर सेल को आपस में जोड़कर सौर पैनल बनाया जाता है, जिस सौर पैनल से बैटरी का आवेशन होता है। अब सौर ऊर्जा के गुण और दोष के बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे पहला इसका गुण ये होता है कि यह अक्षय ऊर्जा स्रोत है, पहली चीज। दूसरा इसका गुण क्या है कि यह नवीकरणीय संसाधन है। इसका तीसरा गुण क्या है कि इसमें प्रदूषण बहुत कम होता है। लेकिन जब सारे गुण ही गुण हैं तो इसकी सीमाएं क्या है, इसके दोष क्या हैं? इसका दोष यह है कि इसमें हमेशा बैटरी बदलना पड़ जाता है। दूसरी चीज, यह रात के समय या बादल वाले दिनों में कार्य नहीं कर पाता है। यही सौर ऊर्जा के हमारे 2 अवगुण हैं। अब आते हैं हम पवन ऊर्जा के ऊपर। तो पवन ऊर्जा आप में से बहुत लोग जो मध्य प्रदेश या गुजरात साइड में गए होंगे, वो लोग विंड मिल देखे होंगे। और जैसा कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, पवनों का देश किसे कहते हैं? तो पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि पवन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हवा की न्यूनतम गति कितनी होनी चाहिए? तो इसके लिए 15 kmph हवा का स्पीड होना चाहिए। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है। अब पवन ऊर्जा के गुण और दोष। तो गुण तो वही है कि अक्षय ऊर्जा स्रोत है, और दूसरा प्रदूषण बहुत कम फैलाता है। इसकी सीमाएं क्या हैं? इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। इसकी दूसरी सीमा क्या है? इसका उपयोग आप हर जगह हर समय नहीं कर सकते हैं। अब जैसा कि आप लोग जानते होंगे, कुछ महासागरीय ऊर्जाओं के बारे में प्रवेश के स्तर पर पढ़ना पड़ता है, जिसमें ज्वारीय ऊर्जा और तरंग ऊर्जा आता है। तो इसके बारे में बहुत डीपली नहीं जाऊंगा। इन लोगों का गुण और दोष परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसका गुण वही है, अनवीकरणीय है और प्रदूषण बहुत कम फैलाता है। सीमाएं क्या हैं कि इसको नियंत्रित करना काफ़ी मुश्किल है, और दूसरा, इसका रख रखाव यानी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है। इस प्रकार अगर आप चाहें तो आप तमाम ऊर्जा स्रोतों का गुण और दोष लिख सकते हैं परीक्षा में। बार बार परीक्षा में एक प्रश्न आता है, आप लोग देखे भी होंगे इस चीज़ को, परमाणविक ऊर्जा। तो इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स आते हैं कि सबसे पहला भारत का हमारा रिएक्टर कौन है? तो हमारा भारत का सबसे पहला रिएक्टर है महाराष्ट्र का तारापुर रिएक्टर, जो सबसे पहला है, जो होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में स्थापित हुआ था। यही पूछा जाता है कि भारत में परमाणु युग का जनक किसे कहते हैं? तो भारत में परमाणु युग का जनक होमी जहांगीर भाभा को ही माना जाता है। अब परमाणविक ऊर्जा क्या है? देखिए, परमाणविक ऊर्जा हमें 2 तरीकों से प्राप्त होती है, या तो नाभिकीय विखंडन से
या दूसरा नाभिकीय संलयन से। नाभिकीय विखंडन क्या है? जब परमाणु का कोई भी बड़ा नाभिक न्यूट्रॉन के प्रहार से टूटता है तो वहाँ पर जो उसके मास में कमी आती है वह E बराबर mc² जो आइंस्टीन का सिद्धांत है, उस सिद्धांत का पालन करते हुए उतनी अधिक ऊर्जा की विमुक्ति करती है। अब सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर की स्थापना किसने की थी? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो उसकी स्थापना एनरिको फर्मी ने किया था। सबसे पहले परमाणु बम किसने बनाया था? देखिए, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे ही नाभिकीय रिएक्टर भी चलता है और परमाणु बम भी चलता है। तो सबसे पहले परमाणु बम बनाने का श्रेय ऑटो हान और स्ट्रासमान को जाता है। अब नाभिकीय रिएक्टर के भाग, तो नाभिकीय रिएक्टर के 4 भाग माने जाते हैं: कोर, मंदक, शीतक और परिरक्षक। कोर वह भाग होता है जहाँ अभिक्रिया संपन्न होती है। उसके बाद मंदक के रूप में ग्रेफाइट या कैडमियम के छड़ों का इस्तेमाल किया जाता है जो न्यूट्रॉन के वेग को कम कर सकें। शीतक के रूप में भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड, साधारण जल जो होता है हाइड्रोजन डाइऑक्साइड H2O, लेकिन ये होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O, भारी जल का इस्तेमाल किया जाता है। और परिरक्षक के रूप में इसके चारों तरफ 15 से 8 फीट के बीच मोटी कंक्रीट की दीवार ढलाई कर दी जाती है। अब नाभिकीय संलयन क्या है? तो जब परमाणु के 2 छोटे छोटे नाभिक जुटकर बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया सूर्य में अनवरत रूप से होती रहती है। और कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बने कि सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। बस आज इतना ही। कल मैं आप लोगों के सामने फिर एक बार जैव प्रक्रम यानी बायोलॉजी के चैप्टर्स को स्पष्ट करने के लिए आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।